नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। सियासत का दस्तूर भी कितना अजीब है ना। हमारे हाथ में सिस्टम हो तो हम गंगा पुत्र, और तुम्हारे हाथ में सबूत हो तो तुम देशद्रोही। कुछ समय पहले ही निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ने पर सवाल उठे। 2009 में करीब 50 लाख की संपत्ति 2024 तक 31 करोड़ की हो गई। निशिकांत दुबे ने अपनी पत्नी की बढ़ती हुई संपत्ति को बाजार का करिश्मा बता दिया और लोकपाल ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। मानो इस देश में अब रसूखदार से सवाल पूछना अपनी ही बर्बादी के वारंट पर साइन करने जैसा हो गया है। अब मैं इस पर ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जो दूसरों की फाइलें खोलने के लिए पूरे देश में मशहूर हैं, आज खुद की फाइल बंद होने पर जश्न मना रहे हैं। लोकपाल ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दे दी है। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई में एक कहानी है या सिर्फ एक क्लीन चिट, या सत्ता की उस ताकत की कहानी जहां शिकायत करने वालों को ही अपराधी बनाने की तैयारी कर ली है? मई 2025 में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक हिम्मत दिखाई। उन्होंने लोकपाल से कहा कि निशिकांत दुबे के चुनावी हलफनामों में कुछ बड़ा झोल है। ठाकुर का दावा था कि दुबे की संपत्ति तो स्थिर है, लेकिन उनकी पत्नी अनामिका गौतम की संपत्ति में जो उछाल आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि निशिकांत दुबे ने अपनी ज्ञात आय से ज्यादा संपत्ति बनाई है। ठाकुर ने दुबे के 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनावी हलफनामों का हवाला दिया। भारत के भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल की ओर से यह आदेश मंगलवार को जारी किया गया। एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले लोकपाल ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सांसद दुबे पर आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का कोई ठोस सबूत नहीं दिया, इसलिए लोकपाल ने आगे की जांच शुरू करने की कोई वजह नहीं देखी। लोकपाल के इस फैसले के कुछ अंशों को सोशल मीडिया पर शेयर कर उस हिस्से को उभारा जा रहा है जिसमें शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की छूट होने की बात कही गई है। अब जरा दुबे जी के बचाव पर गौर कीजिए, जिसे लोकपाल ने पत्थर की लकीर मान लिया है। सांसद का कहना है कि मेरी पत्नी एक प्रोफेशनल है और कंसल्टेंसी देती हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि राजनीति में अक्सर देखा गया है कि नेताओं की अपनी कमाई बढ़े ना बढ़े, उनके परिजनों की कंसल्टेंसी और मार्केट वैल्यू रातों रात आसमान छूने लगती है। और निशिकांत दुबे दूसरों पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाते समय नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब खुद की पत्नी की संपत्ति पर सवाल उठता है तो वो उसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताने लगते हैं। क्या एक लोकसेवक की पत्नी की संपत्ति की ट्रांसपेरेंसी पब्लिक होना जांच का विषय नहीं है? और क्या मार्केट वैल्यू का तर्क सिर्फ खास लोगों के लिए ही काम करता है? ये अपने आप में अहम सवाल उठते हैं। लोकपाल के आदेश में साफ साफ लिखा है कि शिकायतकर्ता ने बार बार आरोप बदले हैं, लेकिन कोई मजबूत आधार नहीं दिया। लोकपाल ने दुबे के पक्ष को सही ठहराया कि पत्नी की संपत्ति में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बाजार मूल्य बढ़ने की वजह से हुई, ना कि नई संपत्ति खरीदने से। लोकपाल ने यह भी माना कि शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है और इसमें व्यक्तिगत दुश्मनी की बू आती है। इसमें यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता कई जगहों पर दुबे के खिलाफ बेईमानी केस दायर कर रहे हैं। लोकपाल ने ठाकुर को जारी किया गया शो कॉज नोटिस भी वापस ले लिया। शिकायत के कंटेंट को पब्लिक करने के लिए यह नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ ही लोकपाल ने कहा कि दुबे चाहे तो ठाकुर के खिलाफ प्राइवेसी या बदनामी के लिए अलग से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जहां एक तरफ अमिताभ ठाकुर की तरफ से निशिकांत दुबे की पत्नी की संपत्ति पर कई बड़े सवाल उठाए गए थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी यह दावा किया गया था पहले कि निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका की प्रॉपर्टी में पिछले 1.5 दशक में भारी वृद्धि दर्ज की गई है कि 2009 में महज 50 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन अनामिका गौतम 2024 में 31.32 करोड़ रुपए की मालकिन कैसे बन गई। इस बारे में उन्हें सफाई देनी चाहिए, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई थी। अनामिका गौतम की आय का
विवरण देते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि 2009 में जब दुबे ने पहली बार चुनावी शपथ पत्र भरा था तो उसमें उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी करीबन 50 लाख रुपए थी। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी, लेकिन 2014 में उनकी संपत्ति 50 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ हो गई। तब अचल संपत्ति 5.53 करोड़ थी, जो 2009 में कुछ भी नहीं थी। दुबे के पहले 5 साल के संसदीय काल में अनामिका गौतम 6.5 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई और 2019 के चुनाव में दुबे ने जब तीसरा चुनाव लड़ा और तब उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी 1.3 करोड़ से बढ़कर 3.72 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति 9.33 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह वो कुल 13.6 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार निशिकांत दुबे ने 2024 के अपने शपथ पत्र में यह कहा था कि उनकी पत्नी की संपत्ति करीबन 29 करोड़ रुपए है और अचल संपत्ति 10.67 करोड़ रुपए है। इस बीच उनकी पत्नी ने 8.28 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया है, जबकि वो 31.32 करोड़ रुपए की मालकिन है। उन्होंने कहा कि अनामिका गौतम की एनुअल इनकम में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। आयकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 2013 और 14 में उनकी वार्षिक आय यानी एनुअल इनकम करीबन 4 लाख रुपए थी, लेकिन 2017 और 18 में ये आय 2.16 करोड़ रुपए हो गई, यानी उनकी आय 54 गुना बढ़ गई। कमाल यह है कि अनामिका गौतम की घोषित आय और संपत्ति में कोई तालमेल नहीं है। दूसरा कमाल यह है कि जिस व्यक्ति से कर्ज लेने की बात कही गई थी उसका कहना है कि उसने किसी को कर्ज नहीं दिया है। ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए थे जब अनामिका गौतम की संपत्ति पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। अब जरा कहानी के उस मोड़ पर आइए जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं जिन्हें लोकपाल ने बेदाग बताकर मानहानि का हथियार दे दिया है। दूसरी तरफ वो शख्स जिसने ये आवाज उठाई थी अमिताभ ठाकुर इस वक्त जेल में है। मामला 1999 के एक प्लॉट के आवंटन का से जुड़ा हुआ है, लेकिन असली ड्रामा गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ठाकुर के वकील ने कोर्ट में एक ऐसी अर्जी डाली है जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कोलगेट का टूथपेस्ट। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन ये मजाक नहीं है, एक गहरी साजिश की इसमें बोला जा रहा है कि बू आ रही है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उनका मोबाइल, 42,000 रुपए कैश और टूथपेस्ट जब्त किया था, लेकिन जब सामान वापस मिला तो कैश गायब था, मोबाइल का लॉक खुला था और टूथपेस्ट नदारद था। गिराव का पॉइंट यहाँ पर जो उठता है वो ये है कि पुलिस को एक टूथपेस्ट से क्या मोह था। वकील का दावा है कि पेस्ट की ट्यूब में कुछ आपत्तिजनक भरकर ठाकुर को किसी और बड़े केस में फंसाने की तैयारी हो सकती है। मोबाइल का लॉक खुला मिला, यानी ये उनकी निजता पर जो है वो हमला है। जरा सोचिए, एक तरफ निशिकांत दुबे अपनी प्राइवेसी का हवाला देकर लोकपाल से बच निकलते हैं, दूसरी तरफ उसी शख्स की प्राइवेसी को पुलिस जेल के अंदर तार तार कर रही है जिसने दुबे पर सवाल उठाए। देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि निशिकांत दुबे जो है विपक्ष पर कई सवाल उठाते हैं। कैश फॉर क्वेरी का मामला देखिए, कैश फॉर क्वेरी का आरोप वो लगाते हैं और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता की कस्में खाते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी की रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती संपत्ति पर सवाल उठा तो वो उसे राजनीतिक द्वेष कहते हैं। लोकपाल ने माना कि पत्नी की संपत्ति बाजार के भाव से बढ़ी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही बाजार का भाव और यही बेनिफिट ऑफ डाउट विपक्ष के नेताओं या एक आम नागरिक को मिलता? दुबे जी को प्राइवेसी का अधिकार मिला, लेकिन उनकी शिकायत करने वाले ठाकुर का मोबाइल लॉक जेल में खोल दिया गया। क्या सत्ता में होना आपको इतना पवित्र बना देता है कि आपके खिलाफ शिकायत करना भी आपकी प्राइवेसी का हनन मान लिया जाए? अब निशिकांत दुबे पर सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल महुआ मोइत्रा का आप केस देखिए, राहुल गांधी का आप केस देखिए, उन्होंने हर किसी को जांच की कटघरे में खड़ा, लेकिन जब खुद पर जांच की आंच आई तो उन्होंने लोकपाल में क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष है। यहाँ पर दुबे जी पर कई सवाल उठते हैं। जब आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती है, लेकिन जब आप पर सवाल उठते हैं तो व्यक्तिगत दुश्मनी कैसे हो गई? लोकपाल ने आपको छूट दी कि आप शिकायतकर्ता पर मानहानि का केस करें। क्या ये विपक्ष और एक्टिविस्टों को डराने का एक नया तरीका है? क्या अब इस देश में किसी रसूखदार सांसद के खिलाफ शिकायत करना अपराध माना जाएगा? और देखिए, ये कहानी किसी सांसद, किसी पूर्व आईपीएस की ही नहीं है, बल्कि उस पैटर्न की है जहां सत्ता और सिस्टम का नाम जो है वो सबसे ऊपर हो जाता है। अभी आप हाल फिलहाल में एक मामला देखिए, शायद ही इस मामले को बहुत ही ज्यादा मीडिया के अंदर उस तरीके से हाईलाइट कर बताया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ
को आपको ये एक बार देखना चाहिए। एक तरफ भारत के अंदर निशिकांत दुबे की इन्वेस्टिगेशन को निजी दुश्मनी बताकर बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ देखिए कनाडा की RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस अपनी सीक्रेट रिपोर्ट में खौफनाक दावा कर रही है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग भारत सरकार के लिए काम कर रही थी। ये दावा कनाडा पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है जिसका नाम है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और इन्होंने ये आरोप लगाए हैं लॉरेंस गैंग के भारत सरकार के साथ संबंध थे। रिपोर्ट में आगे आरोप भी लगाया गया है कि लॉरेंस गैंग अपने आपराधिक धंधे को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है। वो भारतीय सरकार की ओर से काम करती है। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक इस रिपोर्ट में कोई तारीख नहीं दी गई, लेकिन इसमें ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे के 17 जून 2025 के एक बयान का जिक्र है। इस बयान में कनाडा सरकार से लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए कहा गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक RCMP ने यह दस्तावेज उसी दिन जारी किया जिस दिन एबे खुद भारत की यात्रा शुरू कर रहे थे। उनकी यात्रा 12 से 17 जनवरी 2026 के बीच हो रही है। इसके बाद कनाडा सरकार ने सितंबर 2025 में लॉरेंस गैंग को आतंकवादी समूह की लिस्ट में डाल दिया। हालांकि इस दौरान भारत सरकार का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन दावा है कि RCMP ने लॉरेंस गैंग के अपराध पर जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें कई बार भारत सरकार के साथ उसके कथित जुड़ाव का जिक्र है। RCMP ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये गैंग पंजाब में छात्र राजनीति के दौरान धमकियों का इस्तेमाल करके शुरू की गई, लेकिन अब ये भारत के कई राज्यों में फैल चुकी है और 700 से अधिक मेंबर्स इससे जुड़े हुए हैं। RCMP के मुताबिक इस गैंग की पहुंच नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों तक फैल चुकी है। हालांकि इसका लीडर लॉरेंस बिश्नोई 2015 से भारत में जेल में बंद है, लेकिन कथित तौर पर उसने जेल में रहते हुए भी अपनी गैंग चलाना जारी रखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि अब गोल्डी ब्रार गैंग गतिविधियां संभालता है, जो कि लॉरेंस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ब्रार का असली नाम सतिंदरजीत सिंह है। हालांकि कनाडा पुलिस की इस कथित रिपोर्ट पर अभी तक कनाडा या भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है या कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन अब देखा जाएगा कि अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, भारत की तरफ से क्या स्टैंड जो है वो रखा जाता है। क्योंकि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भी कहा था कि इसमें भारत सरकार का हाथ है। ये आरोप पहले भी लगाए गए थे। इसके बाद भारत और कनाडा के संबंध तेजी से खराब हुए थे। हालांकि नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दोनों देशों के संबंधों को वापस पटरी पर लाने पर जोर दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? एक देश के अंदर जिस तरीके की जांच जो चलने वाली थी उसे बंद कर दिया गया, तमाम तरह के तर्क देकर। वहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है वो मैंने आपको बताया। नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।